तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तमाम पुलिस वालों के बीच में नकाब में एक शख्स को देखें। सर से पैर तक ये काला नकाब है और इस शख्स की असलियत को छुपाने की इस कदर कोशिश की जा रही है, इसकी आंखें तक आप नहीं देख पाएंगे। आंखों के आगे दो होल हैं और उसी में से बस ये देख कर चल रहा है। सिवाय इस हथेली के इस हिस्से को छोड़ दें तो जिस्म का इसका कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा। ये जो जगह है ये एक कोर्ट है, एक अदालत है और ये पुलिस वाले इस अदालत में इसको लेकर पेश हुए थे, क्योंकि अदालत में जज साहब के सामने 164 के तहत इसे एक स्टेटमेंट दर्ज करना था, इसे एक बयान देना था। लेकिन इतनी सुरक्षा और इस तरीके से इसको छुपाकर, इसके चेहरे को छुपाकर, यहाँ तक कि सिर्फ आंखों के आगे भी छोटे छोटे सुराख हैं ताकि आंखें भी कोई ना देख पाए और ना पहचान पाए। इतनी सुरक्षा और इसकी इतनी पहरेदारी और इसकी शख्सियत या इसकी असलियत को इतना क्यों छुपाया जा रहा है, ये पूरा वीडियो आपने देख लिया। ये कर्नाटक के कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। ये शख्स कौन है और इतनी कड़ी सुरक्षा में इसको क्यों ले जाया जा रहा है? तो असल में इस शख्स की जान को खतरा है, क्योंकि इसने खुलासा ऐसा किया है कि इसे लगता है कि इसे और इसके परिवार को कभी भी मारा जा सकता है। न सिर्फ ऐसा इसने कहा, बल्कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पास इसने तमाम प्रूफ, दस्तावेज, लेटर छोड़ दिया, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे और मेरे परिवार के लोगों को मार दिया जाता है, तो मेरे साथ ये कहानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो कहानी मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, वो कहानी पूरे सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को मैंने भेज दिया है। तो मेरे रहने या न रहने के बाद भी वो सबूत जिंदा रहेगा। जाहिर है, जब इसकी इतनी ज़्यादा हिफाजत और इसकी पहचान को छुपाया जा रहा था, इसका नाम तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये वो शख्स है जो कर्नाटक के एक बहुत दुनिया भर में मशहूर एक जगह है, धर्मस्थला मंदिर। और इसी धर्मस्थला मंदिर में ये करीब 1995 से 2014 19 साल तक एक सफाई कर्मचारी के तौर पर इसने काम किया। लेकिन जो इसने खुलासा किया है वो दहलाने वाला है। उसका कहना है कि इसने अपने हाथों से दर्जनों भी क्या, शायद 100 से ज़्यादा, 19 साल लंबा वक्त होता है, लाशों को ठिकाने लगाया। कुछ वक्त पहले मैंने इसी कहानी में आपको धर्मस्थला के अंदर कई ऐसी संदिग्ध मौत, बहुत सारे लोगों के गायब होने की कहानी सुनाई थी और ये भी बताया था कि उस बारे में जब भी कोई आवाज़ उठाता है या जब भी कोई इस तरीके से सामने आता है, वो गायब हो जाता है या फिर रहस्यमय अंदाज में उसकी मौत हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इस धर्मस्थला मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बार उंगलियां उठी, लेकिन जो इस जगह को चला रहे हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं। और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पुजारी करते हैं, लेकिन इसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, संचालन है, वो जैन लोगों के पास है। इकलौता मंदिर है जिसमें पुजारी हिंदू, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम जैन समुदाय के पास है। और जो पूरा ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के पावरफुल लोगों के ऊपर अक्सर ये उंगलियां उठी हैं कि ये लोग यहाँ पर कई गलत काम कर रहे हैं। समय समय पर उंगलियां उठी, कई लड़कियां गायब हुई। कुछ महीने पहले मैंने इसी कहानी में आपको सुनाई थी एक लड़की की कहानी। लेकिन ये पहली बार खुलासा एक शख्स जो इसी जगह पर 19 साल काम कर चुका है, उसका कहना है मैं गवाह हूँ, मैंने अपने हाथों से न मालूम कितनी लाशों को ठिकाने लगाए, कई लाशों को जलाया, कई लाशों को दफनाया और उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ सैकड़ों लाशें दफन हैं। लेकिन मेरे और मेरे परिवार की जान की सुरक्षा की गारंटी मिले और सही पुलिस अफसर हो तो मैं उसको सबूत दूंगा। और इसी के बाद FIR दर्ज हुई और कल यानी फ्राइडे को इसकी अदालत में पेशी हुई और अदालत में 164 के तहत इसका स्टेटमेंट दर्ज हो गया है। अब अदालत को ये फैसला लेना है कि इसकी बातों पर यकीन करके क्या जो इसने दावा किया उन जगहों पर जाकर खुदाई की जानी चाहिए जहाँ पर लाशें दफनाए जाने की बात और ये दावा कर रहा है। ऐसी 2 लाशें उस जगह से इसने जाकर निकाली, उनकी तस्वीरें खींची और वो भी सबूत के साथ इस कोर्ट में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट के वकील को जो सबूत भेजे हैं वो भी उसमें शामिल है। इसकी पूरी कहानी असल में इसने खुद ही लिख डाली है, इसलिए बड़ा आसान काम है मुझे सुनाना। बस इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में बताता चलूँगा। ये एक कंप्लेंट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है और ये लेटर जो लिखा गया है, ये SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, मैंगलोर, कर्नाटका। मैंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के SP को ये लेटर लिखा है इसी शख्स ने जिस शख्स को आपने नकाब में देखा। ये कहता है कि मेरी जान को लगातार खतरा है क्योंकि मैंने
बहुत सारी लाशों को दफनाया है। मेरे पास एविडेंस हैं, सबूत हैं बहुत सारे कत्ल के, रेप के, इसी धर्मस्थला विलेज के आसपास, जहां ये मंदिर उसी के आसपास के गांव में। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन जगहों पर खुदाई की जाए मेरी मौजूदगी में, तो वहां से तमाम लाशें बाहर आ जाएंगी। और साथ ही इसका यह कहना है कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे और इसके परिवार की सुरक्षा दी जाए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, सुरक्षा भी दी गई, कल कोर्ट में गवाही हुई। अब इसकी जो पूरी कहानी है वो सुनिए आप, क्या जो इसने कंप्लेंट में लिखा है। इसने लिखा है कि मेरा दिल रो रहा है, मुझे बहुत पछतावा है, मैंने इतने लंबे वक्त गुजारे, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि अब सच्चाई को सामने लाना चाहिए, क्योंकि मैं परेशान, बेचैन हो रहा हूँ। मैंने 11 साल पहले धर्मस्थला छोड़ दिया, और 11 साल पहले धर्मस्थला छोड़ने के बाद मैं अपने परिवार के साथ चुपके से वहाँ भागा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एलानिया भागूंगा तो मुझे और मेरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद धर्मस्थला से निकलकर मैं एक पड़ोसी राज्य में छुपकर अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। यहाँ तक कि अपनी पहचान, हर चीज़ मैंने बदल दी है, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल हैं कि कहीं अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे ढूंढ निकालेंगे, मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। इसलिए लिखा है कि मैं एक सफाई कर्मचारी के तौर पर धर्मस्थला मंदिर के साथ 1995 से जुड़ा। दिसंबर 1995 से लेकर 2014 तक मैंने वहाँ काम किया, यानी 19 साल। ये जो पूरा इलाका है मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरा काम था कि जो नेत्रावती रिवर है और उसके आसपास का इलाका है उसको साफ करना, सफाई करना, और ये मेरा डेली का काम था। और इसी काम के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। जब मैंने शुरुआत मेरे करियर का था 1995 की बात, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी लाशें वहाँ आती हैं। पहले मुझे लगा कि शायद ये सुसाइड के केस होंगे, खुदकुशी किया होगा लोगों ने, एक्सीडेंट के होंगे, डूबने से हुए होंगे उस नदी में। और लेकिन इन लाशों में ज़्यादातर महिलाओं की लाशें हुआ करती थी। ये एसपी को लिखे कंप्लेंट को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने कई ऐसी फीमेल लाशें देखी जिनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। कई मैंने स्कूल ड्रेस की लड़कियों की लाशों को देखा जो स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। फिर मैंने कई ऐसी लाशें देखी जिसको देखकर मुझे समझ में आ गया जिसमें पर कपड़े हैं नहीं, कि उनके प्राइवेट पार्ट्स जख्मी हैं और उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती की गई है। ये सब देखता रहा। 95 से 98 आ गए, 3 साल बीत गए। 1998 में पहली बार मैंने अपने सुपरवाइज़र को कहा कि ये जो इस तरह की लाशें आ रही, इसमें कुछ गड़बड़ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सीक्रेटली जो लाशें हम ठिकाने लगा रहे हैं गैरकानूनी है। जब मैंने ये सुपरवाइज़र से अपने बात कही तो सुपरवाइज़र ने फ़ौरन मुझे कहा कि ये सोचना भी मत और अपना काम करो। और इसके बाद मुझे बुरी तरह मारा पीटा गया कि दोबारा अगर इस बारे में अपना मुंह खोला तो फिर तू गया। तो मुझे इसके बाद लगातार मारा गया, बट फिर मैंने कई बार रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इन लाशों को ठिकाने नहीं लगाऊंगा, और तब भी मुझे मारा पीटा गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। तो लोगों का ये भी था कि तुम यही हो, तुम्हारा परिवार यही, अगर तुमने मुंह खोला और किसी को भी बताया और कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम तो गए, तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी, कहा कि तुमको मारने के बाद तुम्हारे टुकड़े कर देंगे और इन्हीं जगहों पर तुम्हारी लाश को भी उन टुकड़ों समेत दफना देंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। अब ये सारी धमकी सुनने के बाद मैं डर गया और मैं वहीं अपना खामोशी से काम करने लगा। लाशें आती रहीं, मैं उन्हें ठिकाने लगाता रहा। मेरे अपने इस कार्यकाल के दौरान, यानी कि 19 सालों में, न जाने मैंने धर्मस्थला रीजन के आसपास कितनी ही लाशों को ठिकाने लगाया। कई बार मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिलता कि इन लाशों को दफनाना नहीं, इन्हें जलाना है, और फिर मुझे डीजल दिया जाता। मैं उस डीजल को लाशों पर डालता और फिर उन्हें जला देता। इंस्ट्रक्शन ये भी होता कि जब आप लाश को जलाएं तो एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और इस तरीके से 100 ऑफ डेड बॉडीज, सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। 2014 तक मेरी मेंटल हालत अब खराब होने लगी। मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, 19 साल से लाशों को ठिकाने लगा रहा हूं, और तब मैं डरा हुआ भी था। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि कब यहां से निकलना है और कब मुंह खोलना है। ये बात 2014 की है, जब मेरी ही अपनी फैमिली की जानने वाली एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई, और उसके बाद ये मामला सुपरवाइज़र तक आया, और फिर हमें पता चला
कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, और उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसे भी उसी तरीके से मारकर दफना दिया गया। जब मेरे अपने परिवार के एक रिश्तेदार की लड़की की ये बात और ये सच्चाई सामने आई तो मैं घबरा गया और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दिसंबर 2014 में एक रात चुपचाप से, खामोशी से अपने पूरे परिवार को लेकर मैं धर्मस्थला से भाग गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे परिवार की उस लड़की के साथ जो हुआ तो उन लोगों को भी डर लगेगा कि कहीं यह मुंह ना खोल दे, और इसी वजह से मुझे लगा कि इससे पहले कि मुझे मार डाले मैं अपने परिवार को लेकर धर्मस्थला से निकल गया। बट मुझे पता था कि ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो मैं पड़ोसी राज्यों में गया, वहाँ छुप छुप कर जीता रहा, चेहरा बदलकर, नाम बदलकर परिवार के साथ रहा, पर यह पता था कि मुझे ये कभी भी मार सकते हैं। अब जब मैं वहाँ से निकला उसके बाद मुझे एक गिल्टी फील हुई, जो बोझ था 19 साल का, मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसका खुलासा करूँ, लेकिन मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। तो एक बार अपनी जान को खतरे में डालकर मैं उसी धर्मस्थला के गांव में गया खामोशी से, और जाने के बाद वहाँ मैंने खामोशी से चुपचाप सीक्रेटली उन्हीं जगहों को, क्योंकि उन जगह के बारे में मुझे पता था कि मारने के बाद लाशों को कहाँ दफनाई जाती है, मैंने खुदाई की, 2 लाशों को निकाला, उनकी तस्वीरें ली और फिर उस सबूत को लेकर चलाया कि अब ये मेरे पास सबूत है बताने के लिए। अब वो सारे सबूत, फोटोग्राफ, बॉडी की और सारी चीज़ों की मेरे पास थी। अब मैंने कहा अब मैं कंप्लेंट करूँगा। फिर इसके बाद एसपी मैंगलोर को उसने ये पूरे कंप्लेंट अपने वकील के ज़रिए लिखा और ये सारे सबूत दिए। अब इसका कहना आगे इस कंप्लेंट में कि मैं इस जांच में पूरी मदद करने को तैयार हूँ, मैं हर वो जगह दिखाने को तैयार हूँ जहाँ लाशों को दफनाया गया है और पूरे धर्मशाला रीजन में कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ है। खुदाई के दौरान मैं वहाँ खुद मौजूद रहकर बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर लाशें हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। कंप्लेंट में आगे ये भी कहा गया है कि मैं उन तमाम लोगों के भी नाम बताऊंगा जो धर्मस्थला टेम्पल और दूसरे स्टाफ या फिर जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनसे लगातार जान का खतरा है मुझे भी, और यही वो लोग हैं जिन्होंने न मालूम कितने रेप और कितने मर्डर और इन लाशों को दफनाने के पीछे हैं। बट मैं अभी इस कंप्लेंट में इन लोगों के नाम नहीं लूँगा। मैं ये नाम तब लूँगा क्योंकि ये सारे पावरफुल लोग हैं और कुछ भी हो सकता है, बट पूरे नाम और डिटेल के साथ, सारे सबूत के साथ मैं सारे आरोपियों के बारे में हर चीज़, नाम, पता, सब इनके रोल क्या क्या इन्होंने किया है बताऊँगा तभी जब मुझे पहले विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत प्रोटेक्शन करने की गारंटी दी जाएगी मेरे और मेरे फैमिली की। मैं ये पूरी शिकायत होशो हवास में कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं पॉलीग्राफ टेस्ट से भी गुजरने को तैयार हूं अगर पुलिस मेरा कराना चाहे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सैकड़ों लाशें जो वहां पे दफन हैं, जिन्हें दफनाया गया है, उन लाशों को बाहर निकालने के लिए एक पूरी जांच हो और उन लाशों को निकालकर उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उन लोगों की आत्माओं को शांति मिले। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद उसने ये भी लिखा है कि मुझे पता है कि जब मैं अब सामने आऊँगा इस कंप्लेंट के बाद वैसे भी आ जाऊँगा और उन लोगों को चेहरा और मेरा नाम बेशक पता नहीं पर पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, क्योंकि 95 से 2014 तक कितने स्टाफ थे ये भी पता है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ ये भी हिंट दे रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने सारे सबूत, कंप्लेंट, तस्वीरें, नाम, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील KV धनंजय इनको भेज दिया ताकि कल को अगर मैं मर जाऊं, मुझे मार दिया जाए, तो मेरे साथ ये सच्चाई और कहानी दफन ना हो। ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के KV धनंजय साहब जो हैं एडवोकेट, उनके पास मौजूद होगा और वो इसे ज़माने के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट है उसके साथ मैंने अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, धर्मस्थला ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने काम किया उसके कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसके अलावा फोटोग्राफ ऑफ रिमेन्स ऑफ द बॉडी, जो लाशें निकाली थी वो सारी चीज़ें एक साथ सबूत के तौर पर दिया है। अब ये तो कंप्लेंट हो गई एसपी की। इस कंप्लेंट के बाद ही एक FIR दर्ज हुई, लेकिन कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने कहा कि कंप्लेंट तो दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सम्मन भेजा था कि आकर स्टेटमेंट पुलिस के सामने वर्बली लिखाएं, वो आए नहीं, तो हम आगे क्या कार्रवाई करें। जबकि कानून के जानकार के हिसाब से अगर FIR किसी ने कंप्लेंट दी है तो आप उसको दर्ज करके जाँच करनी चाहिए, लेकिन खैर सरकार ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन ये शख्स पहुँच गया कोर्ट में कल इसकी गवाही दर्ज हो गई। 164 मजिस्ट्रेट के सामने की गवाही एक कानूनी दस्तावेज है।
अब कोर्ट को तय करना है कि इस गवाही के आधार पर क्या धर्मस्थला के उन गाँवों में, उन जगहों पर जहाँ इसने बताया है सैकड़ों लाशें दफन हैं, वहाँ खुदाई होगी और ये जाएगा। जाहिर सी बात है पूरी मीडिया की भी नज़र है, तमाम कैमरे भी होंगे, और अगर ऐसा हुआ जो कुछ इसने लिखा है इसका 10% भी, तो फिर सच्चाई रोंगटे खड़े करने वाली। शायद हाल के वक्त में ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई वारदात, ऐसी चीज़ें सामने ही नहीं आई होगी जहाँ सैकड़ों लाशें और उनमें भी बड़ी तादाद महिलाओं और लड़कियों की। और ये कहानी इसलिए भी बेचैन करती है क्योंकि इस इलाके को जानने वाले लोग ये मानते हैं कि यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ गायब हुई, बहुत सारी महिलाएं गायब हुई, आज तक उनका पता नहीं। तो क्या वाकई उन सब की लाशें उन जगहों पर दफना दी गई हैं जो इस कंप्लेंट में है? बहुत मुमकिन है अगले हफ्ते शायद इस पर कुछ बड़ा एक्शन हो, और उसके बाद अगर ये सच बाहर निकला तो आप यकीन मानिए आने वाले वक्त में ये देश भर की हेडलाइन और सुर्खियाँ होंगी। क्योंकि ऐसी स्टोरी के बारे में तो मैं अभी से सोच कर ही मतलब बेचैन हो रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कितने लंबे वक्त तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम हो रहा हो, कत्लेआम ही इसे कहेंगे, रेप पर रेप हो रहा है, और इतने पावरफुल लोग कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं। और जब जिसने आवाज़ उठाई वो भी गायब रहस्यमयी तरीके से, उसका भी कुछ नहीं, यहाँ तक कि पुलिस वाले गायब हो गए। और ऊपर से ये कि पावरफुल ये वो लोग हैं जो पिछली कहानी में आपको बताया मैंने कि जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो फिर पता चलता है कि जब ये कोर्ट पहुँच जाते हैं और फिर कोर्ट से आता है कि लोगों के आप नाम नहीं लेंगे, जो भी शक के घेरे में है नाम लेंगे तो कोर्ट से सम्मन आ जाएगा, फिर आप ही उल्टा फंसेंगे। तो सोचिए कितने पावरफुल लोग होंगे। लेकिन सैल्यूट है इस शख्स को, इस सफाई कर्मचारी को, जो 19 साल बाद इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए अपने और अपने परिवार की पूरी जान को खतरे में डालकर कोर्ट तक तो पहुंच गया। अब आगे कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को सामने लाए। तो उम्मीद के साथ इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल संडे है, रात 11 बजे आज तक पर आप क्राइम कहानियाँ विश्राम देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, वरना मंडे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।